हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। हमारे पाठ्यक्रम में 4 देशों के संविधान पर बात की गई है। स्विस संविधान है, जापान का संविधान, यूएसए का और यूके का संविधान। इन 4 संविधानों का विवरण हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और उसी क्रम में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की, स्विस संविधान की। स्विट्ज़रलैंड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें स्विट्ज़रलैंड उन चुनिंदा देशों में शुमार होता है जिसकी जानकारी कमोबेश हर स्टूडेंट को होती है, चाहे वो वहाँ की खूबसूरती के रूप में हो कि भाई वो धरती का स्वर्ग कहलाता है। काफ़ी फिल्में वहाँ बनती हैं, या फिर उसे एक प्रजातंत्र के घर के रूप में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहलाता है, इस रूप में उसे याद किया जाता है। कई एंगल से उसके बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वहाँ की राज व्यवस्था कैसी है, वहाँ का संविधान कैसा है। तो आज के वीडियो में हम स्विस संविधान की विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में कई बार संविधान निर्माण का काम हुआ है, फिर उसके बाद वो संविधान समाप्त कर दिया गया, नई संविधान सभा बनी, उसने फिर नया संविधान बनाया। ऐसा केवल स्विट्ज़रलैंड में नहीं हुआ, ऐसा आप फ्रांस में भी देखेंगे, जापान में भी मिल जाएगा। तो ऐसे कई देश रहे हैं जिनके संविधान एक बार से ज़्यादा निर्मित हुए हैं। हमारे बगल में नेपाल है जिसका अंतिम संविधान अभी सितंबर 2015 में लागू हुआ है। तो ऐसे ही नेपाल के जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं वो 18 अप्रैल 1999 को लागू हुआ था। 1998 में बनकर तैयार हुआ और अप्रैल 1999 से 99 से वो लागू हुआ। तो हम उस संविधान की बात कर रहे हैं। तो स्विस संविधान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक लिखित संविधान, उसकी विशेषताओं में हम बता चुके हैं इससे पहले की वीडियो में भी। लिखित संविधान से अभिप्राय जिसमें अधिकांश बातें लिखी हुई होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी बातें लिखी हुई होती हैं, लेकिन अधिकांश बातें लिखी हुई होती हैं। इसमें जो आपको बताया कि 1998 में निर्मित हुआ, 18 अप्रैल 1999 में ये लागू हुआ और इसमें 195 अनुच्छेद हैं, 4 इसके अध्याय हैं। जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, इस तरह इसमें 4 अध्याय हैं। स्विस संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि यह संविधान कठोर है। जब भी हम कठोर या सरल संविधान की बात करते हैं तो हम उसकी संशोधन प्रक्रिया को बता रहे होते हैं कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो कैसी है। अगर वो इजी है तो हम उसे सरल संविधान कह देते हैं, अगर वो कठोर है, रिजिड है या हार्ड है तो फिर हम उसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। तो स्विस संविधान है, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है, कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। जब हम बात कर रहे हैं कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उससे अभिप्राय यही है कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि वो अमेरिकी संविधान संशोधन से भी ज़्यादा मुश्किल है। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो संघीय सरकार या संघ की जो कांग्रेस है वहाँ तो विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा प्रांतों का भी बहुमत चाहिए। बहुमत क्या, 3/4 यानी कि 75% प्रांतों से जब रेटिफिकेशन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तब वो फाइनल हो पाएगा। लेकिन जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
वहाँ का जो फेडरेशन में जो सेंटर है वो तो संशोधन करेगा ही करेगा और विशेष बहुमत से करेगा। उसके बाद वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी उसको समर्थन देंगे और फिर उसके बाद वो जो लोक निर्णय के लिए जाता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है उस पर। तो इस तरह से और भी टफ हो जाता है। इसलिए स्विस संविधान में संशोधन की जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है, इसलिए हम उसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है कि स्विस जो राज्य व्यवस्था है वो दुनिया की प्राचीनतम गणराज्य है। गणराज्य से अभिप्राय एक ऐसा देश जिसमें कभी राजतंत्र नहीं रहा हो या रहा तो बहुत पुराने समय में कभी रहा होगा। गणराज्य जिसे भी हम गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि यहाँ राजशाही नहीं है। जैसे भारत एक गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि यहाँ राजा की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है वो निर्वाचित है, राष्ट्रपति। जिन देशों में सीमित राजतंत्र होता है या राजतंत्र होता है तो फिर वहाँ गणतंत्र नहीं होता है। जैसे नेपाल में जब जो नया संविधान लागू हुआ है 2015 में, उससे पहले का जो नेपाल है वो गणतंत्र नहीं था क्योंकि वहाँ राजशाही किसी न किसी रूप में कायम थी। कभी वो एब्सोल्युटली मोनार्की के रूप में आ जा रही थी तो कभी वो सीमित राजतंत्र के तौर पर, तो ये चल रहा था। लेकिन अब जो हुआ है वहाँ, अब राजशाही का अंत कर दिया गया और राजा की वहाँ कोई जगह नहीं है, एक आम नागरिक की हैसियत हो गई है। तो इसलिए अब नेपाल है वो राजतंत्र नहीं है, अब गणतंत्र हो गया है। तो उसी तरह से, लेकिन ये तो अब हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड की खासियत ये रही है कि ये प्राचीन समय से ही गणतंत्र रहा है। राजशाही यहाँ बहुत कम, कभी बहुत प्राचीन समय में रही हो तो रही हो। फिर अगली जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्विस संविधान की कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी कायम है। हालांकि ये पूरे देश में नहीं है। यहाँ जो 4 कैंटेन हैं उनमें अभी भी जो अर्ध कैंटेन है, पूरी कैंटेन नहीं है, उनमें जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो मौजूद है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी से अभिप्राय है कि उन जो कैंटेन में, जो अर्ध कैंटेन हैं, वहाँ पर जब कोई भी विधि निर्माण का काम होता है तो उसके लिए प्रारंभिक सभाएं, जिसे लैंड्सजीमाइंड कहा जाता है, इनके आयोजन होता है जिसमें सभी जो वहाँ के मतदाता हैं वो भाग लेते हैं और वो अपना निर्णय लेते हैं कि भाई हमें क्या फ़ैसला करना है। तो उसमें उनका तय होता है, जैसे संसद के सत्र होते हैं ऐसे ही प्रारंभिक सभाओं की भी अपनी मीटिंग तय होती हैं, तो उनके जरिए होता है। तो उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, बल्कि डिसीजन मेकिंग में जो भी निर्वाचक गण हैं वो सीधे तौर पर भाग लेते हैं। हालांकि ये बहुत मज़ेदार बात है, लेकिन किसी समय में यूनान भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाता था, लेकिन धीरे धीरे जो जो जटिल समाज होते गए हैं, आबादी बढ़ती गई है, तब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो धीरे धीरे हाशिए पर चला गया है क्योंकि उसके ज़रिए शासन चलाना संभव नहीं है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। और इसमें जो डेमोक्रेसी ख़ास तौर पे और भी अच्छे से काम कर रही, इसका एक उदाहरण ये भी है कि यहाँ जनता को फिर भी बहुत अधिकार दिए गए हैं। जैसे लोक निर्णय आरंभक जैसी खूबसूरत बातें हैं, यानी कि लोग आरंभक का मतलब है कि लोग ही किसी कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करके और जो व्यवस्थापिका के पास भेजें कि आप इस पर कानून बनाइए। लोग उस पर तय होता है कि इतने सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए, इतने जो मतदाताओं के, तो वो सरकार कानून बनाएगी। तो वहाँ ये बताता है कि जनता की जो सहभागिता वो कितनी है और जनता क्या कर सकती है। और लोक निर्णय का मतलब ये है कि कई जो प्रावधान हैं वो जनता के पास आते हैं सहमति के लिए, तो वहाँ प्रतिनिधित्व तो हो जाता है, क्योंकि अर्ध कैंटेन के अलावा तो वहाँ जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही है। लेकिन वहाँ फिर भी प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होने के बाद भी जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने के बाद भी जनता
के पास फिर भी शक्तियां रहती हैं कि वो लोक निर्णय के जरिए व्यवस्थापन के कार्य में अपनी भागीदारी निभाती है, वो आरंभक जरिए की निभा सकती है, आरंभक की जो प्रोसेस उसके जरिए भी निभा सकती है। तो ये वहाँ की एक बहुत खूबसूरत बात है। हालांकि जिन जिन मुद्दों को हम बहुत संक्षिप्त बात कर रहे हैं, इन पे हम पर्टिकुलर अलग से भी बात करेंगे। संविधान का जो चैप्टर है, जब प्रजातंत्र की बात आएगी तो हम उस पर बात करेंगे, और जो संघीय मॉडल है उस पर बात करेंगे, संविधान की संशोधन की प्रोसेस है उस पर भी बात होगी। स्विस संविधान की जो अगली विशेषता है वो वहाँ संघीय मॉडल है, फेडरल सिस्टम है। संघात्मक व्यवस्था जिस तरह से अमेरिका में है, भारत में है, ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में है, उसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी संघीय व्यवस्था है। तो इस संघीय व्यवस्था में 20 तो पूर्ण कैंटेन हैं, 6 अर्ध कैंटेन हैं। 6 अर्ध कैंटेन मिल जाते हैं तो वो 3 पूर्ण कैंटेन बना देते हैं। इस तरह से 23 कैंटेन हो जाते हैं, और उन्होंने मिलकर एक संघ का निर्माण किया है जिसे हम जो स्विस फेडरेशन कहते हैं। तो वहाँ एक संघीय व्यवस्था है, और हमने बताया कि संघीय व्यवस्था में जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। तो वो तमाम बातें यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद स्विस संविधान में जो एक और विशेषता है जो अपने आप में नायाब है, वो वहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय है। आमतौर पर आप देखेंगे कि या तो किसी देश में संसदात्मक व्यवस्था मिलती है, जैसे ब्रिटेन है, भारत है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, या फिर कहीं अध्यक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी जहाँ जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है, उसका उदाहरण अमेरिका है। तो और भी दुनिया के देश हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की जो खूबसूरती है वो इस बात में है कि वो इन दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं या जो शासन के रूप हैं इनमें समन्वय करती है, यानी कि इसकी दोनों तरह की प्रवृत्तियां वहाँ मौजूद मिलती हैं। जैसे आमतौर पर यह होता है कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर वो उत्तरदायित्व तो नहीं निभाती है तो फिर व्यवस्थापिका के पास ये अधिकार होता है कि वो कार्यपालिका को भंग कर दे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। लेकिन ऐसा स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और ना ही व्यवस्थापिका के पास कार्यपालिका को पदच्युत करने की शक्ति है, यानी कि हटाने की शक्ति है। इसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से होता है। स्विट्ज़रलैंड में जो कार्यपालिका है उसका चयन व्यवस्थापिका के भीतर से होता है, यानी कि वो विधायक सांसद जो भी बन के आते हैं वही फिर कार्यपालिका में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब आप इस रूप को देखेंगे तब तो आपको लगेगा कि वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि वहाँ उनको वो ना तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं उसके अंदर से निर्वाचित चुने जाने के बावजूद भी, और ना ही व्यवस्थापिका के पास उनको हटाने की शक्ति होती है, इसलिए फिर वो संसदीय व्यवस्था से अलग हो जाते हैं। और ये जो है कि भाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, और ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका को हटा सकेगी। जब इस बात पर हम आते हैं तो ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था के गुण हैं या विशेषताएं हैं। जैसे अमेरिका में हालांकि महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन वो एक दुर्लभ रास्ता है, वो ऐसा नहीं है कि उसे एक आम प्रयोग कर लिया जाए। हाँ, जैसे जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो वहाँ अविश्वास प्रस्ताव हैं वो बहुत बार आ जाते हैं। भारत ने अपने 70 वर्षों के जो संसदीय व्यवस्था का इतिहास है उसमें कई प्रधानमंत्रियों को बहुत सीमित समय में या थोड़े बहुत वक्त के बाद अपने पद को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि वो निचले सदन में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। तो ये सब चलता है, लेकिन वहाँ इस मामले में भी वो नायाब है, व्यवस्था के मामले में। फिर एक और बात है स्विस संविधान की जो उसे और भी खूबसूरत बनाती है कि वहाँ बहुल कार्यपालिका है, जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है।
आम जैसे कार्यपालिका के बहुत से रूप आपने पढ़े होंगे, जिनमें एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका ये सब होती हैं, लेकिन वहाँ जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका में क्या होता है, जैसे भारत में एकल कार्यपालिका है तो उसमें जैसे कार्यपालिका का यूँ तो राष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन हम एक बार वास्तविक कार्यपालिका की बात करें। कार्यपालिका के भी कई भेद हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, ये बहुत से अलग अलग रूप हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एकल और बहुल कार्यपालिका में अंतर की। क्योंकि भारत में एकल कार्यपालिका है, स्विस संविधान में बहुल कार्यपालिका है। तो जब हम भारत में एकल कार्यपालिका की बात करते हैं तो भारत में जब भी हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं मोटे तौर पर, तो यहाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से कर रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री ऊपर हैं और उसकी मंत्रिपरिषद उनके साथ है। हालांकि वो समकक्षों में प्रथम है, लेकिन वो उनके नियंत्रक हैं, हेड हैं, उनको सलाह भी देते हैं, उनकी मीटिंग भी लेते हैं और उनके विभागों का बंटवारा भी करते हैं। और कोई मंत्री की परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसको हटा भी देते हैं, वो सारी बातें होती हैं। लेकिन स्विस संविधान में एक और जो नायाब या इनक्रेडिबल जो बात है वो इस रूप में है कि वहाँ जो 7 सदस्य हैं कार्यपालिका में, 7 लोगों का चुनाव होता है और वो सातों बराबर की हैसियत रखते हैं। उनमें एक एक वर्ष के लिए सातों को नंबर मिलता है, अवसर मिलता है कि वो वहाँ के जो शासन के प्रमुख के तौर पर काम करें, सरकार के प्रमुख के तौर पर काम करें। तो वो रोटेशन से आता रहता है। तो वहाँ मतलब सबकी बराबर हैसियत है वहाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री की कम हैसियत उससे ज़्यादा है, वो कैबिनेट मंत्री, फिर प्रधानमंत्री और भी ऊपर, ऐसा नहीं होता है। वहाँ 7 सरकार में जो 7 लोग शामिल हैं, हालांकि उनके पास अपने मंत्रालय भी होते हैं, उन 7 की पोजीशन बराबर होती है और उन 7 को ही उसी कार्यकाल में देश का शासन का प्रमुख होने का अवसर भी मिलता है एक एक वर्ष के लिए। तो ये वहाँ के संविधान की एक और खूबसूरत बात है। तो मोटे मोटे हमने इन पे बात की है। अगले जो अध्याय आएंगे उनमें हम स्पेसिफिक किसी एक बिंदु पर बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते। धन्यवाद।